ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। देखो नेचर ने दो चीज बनाई थी, नेचर ने दो चीजें बना के हमको दी, एक उसने दिया हमको रेडिएशन और दूसरा उसने दिया हमको मैटर। ठीक, हमने कहा कि भाई रेडिएशन अलग है, मैटर अलग है। मैटर के पास मास है, उसकी अपनी शेप है, उसकी अपनी साइज है, लेकिन वो वेव नेचर नहीं दिखाता, वो स्ट्रेट लाइन नेचर दिखाता है। रेडिएशन में क्या आया, रेडिएशन में वेवलेंथ थी, फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन वो वेव नेचर दिखाता है, वो स्ट्रेट लाइन नेचर नहीं दिखाता। ठीक, आगे जब हम चले, आगे उसकी स्टडी जब हुई, तो हमने क्या देखा कि रेडिएशन जो है उसके पास भी दो नेचर है, मैटर जो है उसके पास भी दो नेचर है। मैटर के पास भी वेव नेचर है, ये पेन है इसके पास वेव नेचर है, ये हमारा चेहरा है इसके पास भी वेव नेचर है, ये सब मैटर है। तो इसको समझने में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो रही थी, लेकिन जब धीरे धीरे इसकी स्टडी आगे चलती गई, होती गई, तो इसको समझने में और आसानी होने लगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडिएशन की। देखिए रेडिएशन, तो जो हमारा रेडिएशन था इसके पास दो नेचर थे, एक था इसका अपना वेव नेचर और एक इसका अपना था मैटर, मतलब लीनियर नेचर, रेक्टिलिनियर, पार्टिकल नेचर। वेव नेचर हमने कैसे साबित किया, तो जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वेव नेचर में उन्होंने साबित किया कि जो हमारी लाइट वेव आती है वो वेव के फॉर्म में आती है, जो हमारी एनर्जी आती है, जो सन से लाइट आती है, वो वेव के फॉर्म में आती है, और उसे जो है प्रूफ किया गया। कैसे प्रूफ किया गया, ये वाला एक्सपेरिमेंट करके, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, सभी आप याद रखिएगा। YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन। तो इन सब चीज को लेके जैसे हम तुमको बता रहे हैं, मतलब क्या वो मालूम है, जैसे इतनी खिड़की हमने खोल दिया, तो जब लाइट आती है तो अगर इतनी सी खिड़की में से, इतने से एरिया में से आती है, तो वो बस उतने एरिया पे अंदर आके लाइट नहीं पड़ती, पूरे कमरे में उजाला हो जाता है। हम लोग छोटी सी खिड़की खोलते हैं तो पूरे कमरे में उजाला हो जाता है। तो यहां से हम लोगों ने ना बहुत सारी चीजें निकाली, डिफ्रैक्शन हमने निकाला, पोलराइजेशन हमने निकाला, इंटरफेरेंस निकाला। इंटरफेरेंस का मतलब कि दो वेव आके जब आपस में टकराती हैं तो कहीं पे डार्क बन जाता है, और कहीं दो वेव टकराती हैं तो कहीं ब्राइट बन जाता है, कहीं ब्राइटनेस बन जाती है, कहीं डार्कनेस बन जाती है। एनोड, कैथोड, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे जब चीजें आती हैं, टकराती हैं, तो वहां से हमने इंटरफेरेंस निकाला। मतलब वेव नेचर में हमने इनकी स्टडी की थी, इंटरफेरेंस की, पोलराइजेशन की, YDSE की, डिफ्रैक्शन की। वहां से हमको पता लगा कि भैया लाइट की हमारी वेव नेचर है। ठीक, न्यूटन ने क्या इसकी स्टडी की थी, न्यूटन ने कहा था कि जो लाइट दूर से आती है वो पार्टिकल नेचर में आती है। मतलब जो लाइट हमारे पास आ रही है उसके अंदर उसके छोटे छोटे पैकेट्स हैं, उनको बोलते हैं कॉर्पुसल्स। कॉर्पुसल्स क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा छोटे पैकेट होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, और उस एनर्जी के पैकेट्स के अंदर छोटे छोटे और पार्टिकल होते हैं जिनको हम बोलते हैं फोटॉन। जैसे जब आप बाहर बाजार में जाती हैं तो आपने कुरकुरे की पन्नी ली, तो जो कुरकुरे की पन्नी है वो पैकेट है, तो वो क्या है, कॉर्पुसल्स। जैसे कुरकुरे आप फाड़ेंगे तो अंदर से कुरकुरे निकालेंगे, तो उनको आप बोलेंगे फोटॉन। तो लाइट के पास जो नेचर होता है, वो न्यूटन ने बताया कि जब लाइट दूर से कहीं यहाँ सन से अर्थ की तरफ आती है तो उसके पास लीनियर नेचर होता है, स्ट्रेट लाइन नेचर होता है, उसके अंदर छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। उन्होंने वहां से बहुत सारी चीजें साबित की पार्टिकल नेचर से। उन्होंने क्या साबित किया, पहला उन्होंने साबित किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा उन्होंने बताया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी, तो हमने क्या देखा कि जो हमारे पास लाइट है उसके पास दो नेचर हमको मिले, हमने दोनों की स्टडी करके देखी। तो एक स्टडी से वेव नेचर साबित हो रहा, एक स्टडी से पार्टिकल नेचर साबित हो रहा, लेकिन सही माने में क्या है। अच्छा, वेव नेचर में एक बात हमको और पता लगी, सुनिए, जब लाइट
सन से अर्थ की तरफ ट्रेवल करके आती है तो हम क्या बोलते हैं कि वहां वैक्यूम है। तो वहां वैक्यूम नहीं होता, उन्होंने बताया कि वहां पे एक और मीडियम होता है जो बहुत ही लाइटली मीडियम होता है और उस मीडियम का नाम रखा गया ईथर, जो कि स्पेस में होता है। तो इसकी भी स्टडी थोड़ी बहुत हुई थी। ठीक, फिर उसके बाद बात आई भाई मैटर की, कि भाई मैटर के पास कितने होते हैं। तो सबके दो दो नेचर मिले। तो मैटर के पास भी हमको दो नेचर मिला। एक तो मिला हमारे पास भाई पार्टिकल नेचर, आप समझ ही रहे पार्टिकल नेचर। एक गोली बंदूक की है, वो एकदम सीधे चल गई, एकदम तेज चल गई, उसके पास शेप साइज सब है। एक उसके पास उसका है वेव नेचर। तो अब ये चीज समझने में बहुत दिक्कत आ रही थी कि जो मैटर है वो वेव कैसे है, वो वेव नेचर कैसे है। तो याद रखिएगा, आज तक अभी तक इसे कोई सही तरीके से साबित नहीं कर पाया है कि मैटर एक वेव नेचर है। लेकिन जब इसकी स्टडी आगे होती गई तो उन्होंने ये बोला कि जब आप एक मैटर को तोड़ते हैं तो हमको मॉलिक्यूल्स मिलता है। जब मॉलिक्यूल्स तोड़ेंगे तो हमको एटम मिलेगा। जब एटम तोड़ेंगे तो उसके अंदर हमको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर है। मतलब मैटर के अंदर जितनी माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक उसका मतलब कि वो दुनिया जो हम आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक वाली मैटर के अंदर जितनी चीजें होती हैं वो वेव नेचर में होती हैं। तो ये बात एकदम पक्की साबित हो गई कि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो मैटर नहीं है, वो रेडिएशन है, वो वेव नेचर है। पार्टिकल नेचर नहीं है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। फॉर मूविंग माइक्रोस्कोपिक क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर नहीं, इलेक्ट्रॉन हमारा वेव नेचर है। जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी, करंट पढ़ लेते तो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर में लेकर पढ़ लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारा वेव नेचर है। आगे जाके ये बात साबित हुई और एससी वर्मा में भी ये बात कही गई। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, इसको नोट कर लो। डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, इन दोनों ने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ था कि इलेक्ट्रॉन हमारा वेव नेचर है। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी अब करना हम, लेकिन उससे पहले पहला पॉइंट, ये सब एमसीक्यू में पूछा गया, आप जाके नीट का पेपर उठा के देख लीजिए। न्यूटन ने क्या सजेस्ट किया था, न्यूटन सजेस्ट पार्टिकल नेचर। जो हमारी लाइट आती है वो पार्टिकल नेचर में आती है। कैसे पार्टिकल नेचर में, कॉर्पुसल, या कुछ लोग उसे कॉर्पस्कुलर बोलते हैं, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी में क्या था कि उसके अंदर छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। फिर कुछ दिन बाद, जब उसके बाद ये स्टडी की गई लेटर, YDSC एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो वहां से पता लगा भाई कि लाइट वेव नेचर होती है। क्या क्या इसमें किया गया, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ठीक, ये सब सारी स्टडीज की गई। प्रूव्ड लाइट इज अ वेव नॉट पार्टिकल। फिर उसके बाद इसके ठीक ठीक 100 साल बाद इसकी स्टडी हुई। ठीक इसके 100 साल बाद, 100 साल बाद स्टडी हुई, बट अगेन ये सब चीज नोट कर लेना। 1887, 100 साल बाद इसकी स्टडी हुई,
पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट गॉट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। जो लाइट का पार्टिकल नेचर है उसने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी दी। इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था। याद रखना, पार्टिकल नेचर जो हमारा लाइट का है, जो उसकी स्टडी हुई थी कॉर्पुस्कुलर की, तो वहां पे ये बताया गया कि भाई पार्टिकल नेचर से हमने एक बहुत तगड़ी चीज की डिस्कवरी की थी जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसके अंदर ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जहां से एक हाई एनर्जी रेडिएशन आ रही है। देखिए, यहां से हाई एनर्जी रेडिएशन जो है, दूर से कहीं लाइट रे आई और ये आकर एक हैवी मेटल पे टकराई। ये एक हमारा मेटल है, ठीक। इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये एनर्जी दूर से आएगी और यहां टकराएगी, ये एनर्जी कितनी होगी? पहली चीज तो ये जो हमारी एनर्जी होगी वो एनर्जी हो गई h इंटू फ्रीक्वेंसी। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं h इंटू सी बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। तो व्हाट इज सी? वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा वेवलेंथ। व्हाट इज h? h इज प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 6.626 इंटू 10⁻⁻34। अब मेरी बात सुनिए, जब ये लाइट आएगी, आके इतनी एनर्जी से टकराएगी, तो वो जब आके टकराती है मेटल से, तो वो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगी कि आओ बाहर आओ। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है बाहर आए भी, हो सकता है बाहर ना भी आए। जरूरी नहीं कि बाहर ही आएगा, हो सकता है बाहर आए भी, हो सकता है बाहर नहीं भी आए। कितनी एनर्जी देने से वो बाहर आएगा, कितनी एनर्जी देने से वो बाहर नहीं आएगा, तो इसकी स्टडी अभी हम आगे करेंगे। लेकिन ये चीज आप याद रखिएगा कि जब कोई हाई एनर्जी आकर किसी हैवी मेटल से टकराती है, रेडिएशन आके किसी मेटल से टकराएगी, तो वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगी और वो उसको बाहर की तरफ एमिट आउट करेगा। ये हमारा फिनोमेना है, ये हमारा फिनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इसको नोट करिए। वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए? बहुत लो होनी चाहिए। मतलब वेवलेंथ हमारी बहुत लो होगी तो जाके हमारी एनर्जी जो है मैक्सिमम हो, ठीक। इलेक्ट्रॉन में बी एमिटेड। नोट करिए। अच्छा, इसकी जो एनर्जी होगी वो आपको ऐसे लिखना है। अगर मान लो प्लैंक कांस्टेंट और वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं दिया है, तो आपको लिखना है 1240 अपॉन लैम्डा। और लैम्डा कैसे लेना है? इन नैनोमीटर, याद रखिएगा। 1240 अपॉन लैम्डा हमेशा नैनोमीटर में लेना। तो फोटो का मतलब होता है फोटोन, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, याद रखना।
हेडिंग लिखिए, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। देखिए इसका क्या मतलब। पहला, लाइट के अंदर जो पार्टिकल होता है उसका नाम क्या होता है? द पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटॉन। ये बात आप याद रखिएगा, फोटॉन। और एनर्जी पैकेट्स भी कहा जाता है, और क्वांटा ऑफ एनर्जी ये भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक। दूसरा, क्या फोटॉन का मास डिफाइन है? एक फोटॉन के पास कितना मास होता है? तो याद रखिएगा, मास ऑफ फोटॉन इज नॉट डिफाइंड। फोटॉन का ना तो मास डिफाइन है ना तो चार्ज डिफाइन। ठीक। द मास ऑफ फोटॉन्स कैन नॉट बी डिफाइंड। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इसके हिसाब से मास का फोटॉन डिफाइंड नहीं है। तो रुके हुए, चलिए मान लो फोटॉन हमेशा चल रहा है, हमेशा चल रहा है, हमेशा चल रहा है, तो चलते हुए चीज का भाई मास डिफाइन नहीं है, खासकर जो चीज लाइट की वेलोसिटी से चले। तो उसका फॉर्मूला था m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, लेकिन फोटॉन का मास डिफाइन ही नहीं है। ठीक। लेकिन अगर मान लो लाइट नहीं चल रही है, एक जगह आके जब वो लाइट आके से टकराती है तो फोटॉन आके यहाँ रुक गया, तो यहाँ फोटॉन का मास आप कितना लेंगे? तो याद रखिए हमेशा 0 होता है। ठीक। द रेस्ट मास को बोलते हैं एम नॉट। द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0। तो याद रखिएगा, रुके हुए मास का फोटॉन, मतलब रुके हुए जो फोटॉन है उनका मास हमेशा 0 होता है। एक फोटॉन जब हमेशा ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड इतनी होती है, 299,772,469 मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिए, इररेस्पेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब याद रखिएगा, जो हमारी लाइट होती है ना, देखो, जो हमारी वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेलोसिटी हम जब भी नापते हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हुए नापते हैं कि सराउंडिंग के नेचर में उसकी वेलोसिटी कितनी है। लेकिन यहां पे जो वेलोसिटी ऑफ लाइट हमको लेना है, जो फोटॉन की वेलोसिटी हमको लेना है, वो इररेस्पेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दुनिया के 3% 4% लोग ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझ पाए हैं, और ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, याद रखना। इसी को बोला क्या जाता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कि जो हमारी फोटॉन की लाइट है वो इररेस्पेक्टिव ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लेते हैं। क्या फोटॉन को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो क्या उसमें डेविएशन होगा? तो जब फोटॉन के पास मास नहीं है और फोटॉन के पास चार्ज नहीं है तो वो डेविएट भी नहीं होगा। तो इसको नोट करने के बाद लिख लीजिएगा। चौथा पॉइंट हम यहां लिख दे रहे हैं, चौथा पॉइंट यहां लिख दे रहे हैं।
मैग्नेटिक। चलिए नोट कर लीजिए। यस सर। देखिए, हर फोटोन की अपनी एक डेफिनेट एनर्जी होती है और उसका अपना एक डेफिनेट मोमेंटम होता है। एनर्जी कितनी होती है? तो हमने बोला एनर्जी जो होती है भाई वो कितनी होती है? एच म्यू, या उसको हम बोल सकते हैं E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। अगर मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ लाइट हमको नहीं दिया गया है, मान लीजिए लाइट की वेलोसिटी हमको नहीं दिया गया है, तो हम उसको ऐसा बोल सकते हैं एनर्जी शॉर्ट टर्म में हम निकाल सकते हैं 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, एक फोटोन के पास उसका अपना मोमेंटम कितना होता है? तो उसका जो मोमेंटम होता है उसको हम बोलेंगे h बाई लैम्डा। नोट करिए, ये इसका मोमेंटम होता है h बाई लैम्डा। नोट करिए, मोमेंटम। एक कंसेप्ट है कि कितनी एनर्जी हम मेटल पर मारें कि उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने निकलेंगे। मान लो एनर्जी की वैल्यू उसने दे रखी है, बस उसने एनर्जी की वैल्यू दे रखी है और उसने एक वेवलेंथ दे रखी है। मान लो उसने एनर्जी दे रखी है आपको 2 × 10⁸ जूल, उसने जो है लैम्डा दे रखा है 300 नैनोमीटर, और उसने बोला कि ये बताओ कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स उसमें से निकल सकते हैं। तो उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू, अब सिर्फ लैम्डा दे रखा है, सी तो दे नहीं रखा, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लैम्डा भी नैनोमीटर में 1240 अपॉन 300, बस, और ई की वैल्यू रख देंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी। इसे नोट करिए, आपके नीट में इसके सवाल आ चुके हैं। तो जब भी नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछेगा ना तो हमेशा इसको एन से मल्टीप्लाई कर देना, बस। एनर्जी इज इक्वल टू एन इंटू 1240 अपॉन लैम्डा नैनोमीटर। कितना मोमेंटम होता है? एच बाई लैम्डा। तो यहां से एक पॉइंट हमें यहां से और मिला, पॉइंट टू पॉइंट नोट करना है आपको, ये सब पॉइंट्स हैं। photons of light, photons of light of particular wavelength देखिए, photon of light of particular wavelength have same energy and same momentum। हर फोटोन का जो अपना पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा उसकी एनर्जी भी सेम होगी एच म्यू, और उसका मोमेंटम भी सेम होगा एच बाई लैम्डा। ये बात आप याद रखिएगा। जितनी जल्दी हो सके चीजें याद कर लीजिएगा ये सब, और याद करना बहुत टफ नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। हो रहा द कोलिजन ऑफ फोटोन विथ ए मटेरियल, विथ ए मटेरियल पार्टिकल। मटेरियल पार्टिकल को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, याद रखिएगा। मटेरियल पार्टिकल मतलब मटेरियल के अंदर जो पार्टिकल है। फोटोन तो मटेरियल में होता नहीं, वो तो लाइट में होता है।
तो मटेरियल पार्टिकल में कौन होता है? मटेरियल पार्टिकल का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो द कोलिजन ऑफ फोटोन विद अ मटेरियल पार्टिकल, एक फोटोन जाके जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है, इज एज्यूम्ड, मतलब सिर्फ एज्यूम किया गया है, एज अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। याद रखिएगा, सिर्फ एज्यूम किया गया है कि जब एक फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो मान लो शुरू में इसका मोमेंटम p था, बाद में इसका हो गया p डैश p डैश, इसका था p1 p2, बाद में इसका हो गया p1 डैश p2 डैश। तो इसका जो कोलिजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल की होगी, और इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, if the intensity of light increase, but देखो, तुम लोग को क्या पढ़ाया गया था कि जब किसी लाइट की इंटेंसिटी हम बढ़ा देंगे, जैसे हमारे पास मान लो एक रेड कलर की लाइट है या ब्लू कलर की लाइट है, ब्लू कलर की लाइट की इंटेंसिटी है 50 वॉट, जब उसकी लाइट की इंटेंसिटी हम बढ़ा देंगे 50 वॉट से 100 वॉट कर देंगे, ब्लू लाइट ब्लू ही है, तो ब्लू लाइट की इंटेंसिटी है 50 वॉट, 50 वॉट से उसको हमने 100 वॉट कर दिया, तो उसकी एनर्जी ज्यादा तो होती है, लेकिन हर फोटोन की एनर्जी सेम रहती है, वो नहीं बदलती। अगर कोई तुमसे ये बोले कि इंटेंसिटी के बढ़ाने से एनर्जी फोटोन की बढ़ जाती है, तो समझ लो उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। ये बात याद रखना, एकदम बेवकूफ है वो। तो पहले मेरी बात सुनो, इंटेंसिटी के बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है, लेकिन फोटोन की एनर्जी सेम रहती है। फिर से, इंटेंसिटी के बढ़ाने से, इंटेंसिटी इंक्रीज करने से एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन हर फोटोन की एनर्जी सेम रहती है। अब यहां पे तुम लोग कंफ्यूज हो कि ऐसा कैसे, तो मैं तुमको बता रहा हूं। मान लो ये हमारे पास बल्ब है, ये बल्ब है ब्लू कलर का, ठीक, ये पहले 50 वॉट था, 50 वॉट से इसको हमने 100 वॉट कर दिया, तो हमने बोला कि हमने इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, ठीक है, इंटेंसिटी मैंने इसकी डबल कर दी। तो इसका अगर हम पर यूनिट एरिया बना, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया कितनी निकल रही है, तो इसमें से नंबर ऑफ फोटोन पहले निकल रहे थे 5, और हर फोटोन के पास मान लो उसकी एनर्जी थी 50 वॉट। अब क्या होगा कि इस पर यूनिट एरिया में से अब नंबर ऑफ फोटोन निकल रहे हैं 10, लेकिन फोटोन की एनर्जी सेम है, मतलब हर फोटोन की एनर्जी वही 50 वॉट 50 वॉट 50 वॉट 50 वॉट 50 वॉट है। बात समझो, तो याद रखना, इंटेंसिटी के बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है, लेकिन नंबर ऑफ ईच फोटोन की एनर्जी सेम रहती है, बस नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाते हैं, फोटोन की तादाद बढ़ जाती है, इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी एनर्जी बढ़ गई। लेकिन अगर हम ये बोलें कि इंटेंसिटी के बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी बढ़ जाती है, तो ये सरासर गलत है। बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो इंटेंसिटी के बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ फोटोन विल इंक्रीज, बट
द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन स्टिल रिमेन सेम। ये चीज आप अच्छे से याद रख लीजिएगा इस चीज।